हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज जो है लास्ट क्लास तक हमने कैलकुलस जो है वो स्टार्ट किया था। उसको कई सारे फॉर्मूले जो हमने देखे थे, जो कि हमने उसमें ज़्यादा एडवांस कुछ किया नहीं है, लेकिन जितना भी किया है वो सब हम उसका यूज़ हम कर सकते हैं अपने फिजिक्स के अंदर आगे आने वाली कैलकुलेशंस के अंदर। ठीक है, तो उन्हीं का यूज़ करते हुए डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का दोनों का यूज़ करते हुए हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी उनको डिराइव करने देखते हैं। ठीक है, कि कैसे वो डिराइव होंगी। चलिए तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है कैलकुलस मेथड से इसको हम डिराइव कर रहे हैं। तो मान लिया, इसको डिराइव करने से पहले हमने कुछ अजम्पशन किए हैं कि मान लिया कि हमने जो बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो u है, और उस इनिशियल वेलोसिटी के साथ चलने के साथ साथ उसके ऊपर एक एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अप्लाई हो रहा है जो कि a है। ठीक है, लेकिन ये एक्सेलेरेशन कितने टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है? फॉर t टाइम। तो टी टाइम एक्सलेशन से ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल कर जा रहा है? वो एक्स डिस्टेंस तक ट्रेवल कर जा रहा है। ठीक है, वापिस से समझ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। इसने कहा कि लेट्स एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ओके, यहाँ पे इनिशियल की स्पेलिंग गलत है। इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली u है, और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन a है, और ये एक्सेलेरेशन जो है वो t टाइम तक लग रहा है। इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ x एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमने मान ली v है। देन तो उस केस में हम देखते हैं कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे हमने फाइंड आउट करी। तब उस केस में हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमें ये चीज़ पता है कि भाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन होता है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ये एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा हुआ है। तो इसको जब डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो उसको लिखेंगे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब ये जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है तो इसका समझ लीजिए एक तरीके से ये एप्लीकेशन क्या बताती है? ये रेट ऑफ चेंज को बताती है, रेट ऑफ चेंज। अब डी वी बाई डी टी है तो इसका मतलब हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। तो इसका मतलब क्या हो गया? डी वी तो हो गया ये इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी हो गया, स्मॉल चेंज। ठीक है, बहुत ही छोटा चेंज है, स्मॉल चेंज इन किस में चेंज चेंज है? ये इन वेलोसिटी। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई चेंज इन ये इसका जो टाइम है वो भी स्मॉल चेंज है, हम इसको लिखेंगे स्मॉल चेंज इन टाइम। क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हमें इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये रेट ऑफ चेंज को बता रहा है। नीचे में किसके रेट ऑफ चेंज के रेस्पेक्ट में बताएगा? हम कहेंगे कि नीचे में जो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी होगी ये उसके रेस्पेक्ट में बताएगा। जैसे यहाँ पे डी वी बाई डी टी है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम है। अगर इसकी जगह ये होता कि डी वी बाई डी एक्स हमने लिखा होता, तो डी वी बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जब भी कोई रेट ऑफ चेंज आता है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, उसको हम क्या क्या पढ़ते हैं? उसको हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट वर्ड भी सुनेंगे आप लोग आगे, फिजिक्स में ही आपके आगे जो है काम आएगा। चलिए खैर ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसको समझ लिया हमने, इसको हटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट फोकस करते हैं। तो अब सबसे पहले हमने क्या लिखा कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन को हमने लिख दिया a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वी इधर रह जाएगा और a डी टी एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर हम इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करें तो उस केस में इंटीग्रेशन तो करना है लेकिन हमें लिमिट के साथ साथ करना है। चलिए, अब मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में एक बेसिक जानकारी समझ लीजिए कि नॉर्मली हम ये सिंबल यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन के लिए, है ना? ये
ये सिंबल क्या है, ये इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर सपोज कर लो मैंने यहाँ पर लिख दिया u, यहाँ पर लिख दिया v, तो ये नीचे और ऊपर में इस तरह का अगर कोई नंबर या कोई डिजिट या कोई भी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई आ रही है, तो इस केस में ये बन जाएगा इनडेफिनेट, सॉरी इस केस में ये बन जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इस केस में ये क्या बन जाएगा आपका डेफिनेट। और अगर ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ये ना हो और यहाँ पर ये ना हो, सिंपली यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी हो, सिंपली अब कह दिया इसने कि इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, इस टाइप से कोई इंटीग्रेशन दिया होता, तब हम कहते हैं कि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है तो उसके इंटीग्रेशन में हमने पहले ही बताया था कि एक कांस्टेंट टर्म को यूज़ करना पड़ता है, ए टी प्लस सी। उस केस में ए तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट था, तो ए को बाहर ले लेंगे, अंदर में बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है सिंपली टी, तो ये हो जाता है ए टी प्लस सी। लेकिन अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे ए डी टी मैंने एक्सेलेरेशन करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी 0 से लेकर टी टाइम तक की, तब क्या होगा, तब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म आ रही थी, इस कांस्टेंट टर्म की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ए यहाँ पे क्या बचा था, हमने कहा था यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो जब 1 बच जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। लिखने के बाद में ये नीचे वाली होती है लोअर लिमिट और ऊपर वाली होती है अपर लिमिट, ठीक है। नीचे वाली होती है लोअर लिमिट, ऊपर वाली होती है अपर लिमिट। तो इन लिमिट्स को हम यहाँ पर इस टाइप से लिख देंगे, नीचे वाली लोअर लिमिट को नीचे की तरफ और अपर लिमिट को ऊपर की तरफ हम इस टाइप से लिख देते हैं। अब फंक्शन के अंदर ये वैल्यू कैसे पुट करेंगे, वैल्यू को हम पुट करेंगे इस टाइप से, जो भी यहाँ पे फंक्शन है, इस फंक्शन में सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, हमने लिख दिया टी, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, वहाँ पर लिख देंगे 0, जो भी लोअर लिमिट है उसको पुट कर देंगे। अब टी की जगह 0 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू आ गई a इंटू टी। अब प्लस कांस्टेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, क्लियर है। यही सेम काम हमने यहाँ पर भी किया हुआ है। यहाँ पे हम देखें तो u इंटीग्रेशन लगा है u से लेकर v तक का विद रिस्पेक्ट टू dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t a dt। जब v के वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा था, अब मुझे बताइए यहाँ पे कुछ हमें कोई भी फंक्शन दिख नहीं रहा, तो जब भी कोई फंक्शन वहाँ पर मौजूद ना हो तो वहाँ पर क्या मौजूद होता है, वहाँ पर 1 मौजूद होता है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर v ही आ जाएगा। अब हमने इसमें लिमिट लगा रखी है, लोअर लिमिट u से लेकर अपर लिमिट v। ये लोअर और अपर लिमिट कहाँ से आई, ये लिमिट आई है यहाँ से। हमने पहले भी कहा था कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वो u है और फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी v। तो इसका मतलब क्या हो गया कि t टाइम के अंदर जितने में एक्सेलरेशन a लग रहा था, उतने टाइम के अंदर इसकी वेलोसिटी u से बढ़कर v हो गई। तो उस केस में लोअर लिमिट u रहेगी और अपर लिमिट v हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी साइड में इंटीग्रेशन करेंगे a dt, तो यहाँ पे देखो dt टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन a एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वापस से एक्सेलेरेशन कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे, अंदर में बचेगा 1। तो वापस हम कहेंगे कि जब 1 बच रहा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t। अब चूंकि यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए t। अब लिमिट लगाएंगे टाइम t को, जब से हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था t को 0 सेकेंड से, लेकिन उसको कब तक ऑब्जर्व किया, t सेकेंड तक। तो 0 से लेकर स्मॉल t तक की इसी हमने लिमिट लगा दी, क्लियर है। अब वापस से जो हमने यहाँ पे बताया था, लिमिट लगाने के बाद में सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो वही सेम काम यहाँ पे हमने किया, अपर लिमिट v थी तो यहाँ पे लिखा v माइनस u इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन a इंटू टी माइनस 0, क्लियर है। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्लियर है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड इक्वेशन मोशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट के लिए हमने एक्सेलरेशन का यूज़ किया था, सेकंड के लिए यूज़ करेंगे वेलोसिटी का। क्यों, क्योंकि सेकंड इक्वेशन हमने पढ़ी थी क्या थी, वो डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको रिलेट करती है। तो उसको रिलेट करती है तो हमें डिस्प्लेसमेंट की टर्म को लाना पड़ेगा या डिस्टेंस की टर्म को लाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे वेलोसिटी का। v इज इक्वल्स टू हो जाएगा dx बाई dt।
इस टर्म का यूज़ करेंगे। जो प्रोसेस हमने यहाँ पर किया था वही प्रोसेस यहाँ से भी स्टार्ट हम सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। वापस से क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी टी। सेम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी टी। अब देखो यहाँ पर लिमिट तो लगेगी 0 से लेकर x तक की, लेकिन यहाँ पर लिमिट लगेगी टाइम की, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर t। ये लिमिट हमें किसकी लगानी है, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन सी टर्म आ रही है। आई बात समझ में? dx है, dt है, dv है, du है, क्या चीज़ है, किसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये उस चीज़ को यहाँ पर शो करेगा। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे x की डी एक्स यानी कि x की लिमिट आनी चाहिए, यहाँ पे डी टी है, इसका मतलब t की लिमिट आनी चाहिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये v क्या था, v फाइनल वेलोसिटी थी। मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट वैल्यू है क्या? फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे फाइनल वेलोसिटी में फ़र्क आ रहा है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होती जा रही है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी में भी फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी में फ़र्क आ रहा है तो हम उसको कहेंगे कि ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वेरिएबल वैल्यू आ रही है v की जो वैल्यू थी, ये वैल्यू वेरिएबल है, v अभी इस केस में वेरिएबल है, तो हम इस v वेरिएबल को कन्वर्ट कर देंगे ऐसी चीज़ में जो कि t के फॉर्म में हो। यहाँ पे v वेलोसिटी है, लेकिन ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर v वेलोसिटी है ना, वेरिएबल t की टर्म में नहीं है। तो हमें सबसे पहले इसको t की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से देखा यहाँ पे कि v जो है वो इज इक्वल टू u प्लस ए टी है। अब यहाँ पे देखो u जो है कांस्टेंट टर्म थी, चलेगा, a एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट टर्म थी और यहाँ पर t की टर्म भी आ रही है। तो जब हम v की जगह u प्लस ए टी पुट करेंगे तो अब ये क्या हो गया, ये इक्वेशन जो बनेगी ये अब हम कहेंगे कि t के रेस्पेक्ट में ईजिली इंटीग्रेट हो सकती है। यहाँ पर v वेलोसिटी जो थी ये वेरिएबल तो थी, लेकिन t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकती थी क्योंकि ये t की टर्म में नहीं थी। ध्यान रखना, t की टर्म में नहीं थी, इसलिए इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसलिए हमने इसको चेंज किया पहले t की टर्म में, तो t की टर्म में आया u प्लस ए टी। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। यहाँ पे 1 था 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट लगेगी 0 से लेकर x तक की। यहाँ पे 2 टर्म है तो सबसे पहले u का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ए टी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो u का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा u इंटू टी, लिमिट लगेगी 0 से t, प्लस a, यहाँ पे t ऑलरेडी है, t की पावर 1 ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद में t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर t तक की। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या हो गई, ये हमारे लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, उसी को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, अब देखो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का चेन रूल। डिफरेंशिएशन का चेन रूल क्या कहता है कि सपोज करो a इज इक्वल टू, हमने कहा ये डी वी बाई डी टी है, डी वी बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसका जो बेस है जिसके रेस्पेक्ट में इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ उसको चेंज करना है, मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो उतना ही चेंज मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। मैंने कहा कि यहाँ पर डी के नीचे मुझे डी टी नहीं चाहिए, यानी कि मुझे टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है उसको मैं डिवाइड भी कर दूंगा और मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। जैसे मैंने मान लो कि सपोज करो मैंने कहा कि मुझे इसको डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा, मैंने कहा इसको कह दूंगा ये डी एक्स डिवाइड कर दिया, डी वी बाई डी एक्स मैंने लिख दिया। तो जब नीचे डी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी तो डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, है ना, अभी कोई फ़र्क नहीं आ रहा, अभी भी इसकी वैल्यू डी वी बाई डी टी के बराबर ही है। तो एक तरीके से हमने क्या कहा कि a जो है वो डी वी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब मुझे बताओ ये जो डी एक्स बाई डी टी है ये क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। आ गई बात समझ में। ये क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू, ये तो लिख दिया v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब सेम काम करना है यहाँ पे, dx जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा a dx और इधर में क्या बच जाएगा v dv। अब यहाँ पर दोनों साइड में इंटीग्रेशन का लिमिट लगा देंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो वापस है, ये क्या है x आ रहा है, तो यहाँ पर लिमिट जो लगेगी वो x की लिमिट लगेगी। हम कहेंगे कि 0 से लेकर x डिस्टेंस इसने कवर करी, लेकिन यहाँ पर लिमिट किसकी आनी चाहिए, ये देखो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिमिट आनी चाहिए वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी इनिशियली तो कितनी थी, u थी, और फाइनली कितनी हो गई, v हो गई। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे v जो है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, और यहाँ पर भी वेलोसिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो टर्म है ये इजीली डिफरेंशिएबल होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन सेम आ रहा है, तो जब भी फंक्शन सेम होगा तो उस केस में हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ये देखो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग 0 से x, a डी एक्स इज इक्वल टू u टू v v डी वी। अब a कांस्टेंट टर्म थी, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, अंदर में बचेगा 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट लगेगी 0 से x, v की पावर 1 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, दैट इज v स्क्वायर बाई 2। ये हो गया v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगी u से लेकर v तक की। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था, सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट लगेंगे, तो अपर लिमिट स्मॉल v है, इस v की जगह स्मॉल v पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 अपॉन में 2 तो पहले से ही चल रहा था, तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2। माइनस करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, v की जगह यहाँ पे u रखेंगे, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखना यहाँ पे v स्क्वायर की जगह u नहीं करना है, यहाँ v की जगह u रखना है, तो जब v की जगह u रखेंगे तो u की पावर 2 जो है पावर 2 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगी। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नीचे का एलसीएम 2 जो है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको देखा जाए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। ये क्या हो गई, ये हमारे लिए इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशियल मेथड से तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनको फाइंड आउट किया। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये याद कर लीजिए कैसे मेथड ये अपनाना है हमें, और इसे कैसे मतलब यूटिलाइज़ करना है। यहाँ से हमने डिफरेंशियल का भी फार्मूला यूज़ किया है, यहाँ पे कैलकुलस का भी फार्मूला यूज़ किया है, दोनों चीज़ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का फार्मूला यूज़ किया है। तो एक तरीके से जो बेसिक हमने अभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा है उन सब का यूज़ हुआ है। तो जिसको समझ में नहीं आया है वो पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की वीडियोज़ देख लेगा, उसके बाद में ये देखेगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।